Hello guys, welcome to online e-learning platform of agriculture and GK. Myself Anjali, and today I will discuss the different systems of irrigation. So let's get start the video. Before starting the system of irrigation, first we discuss what is irrigation. Irrigation क्या होता है? Irrigation is the process of applying water to the crop artificially to fulfill the क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। ओके, तो जब हम आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉप में वाटर अप्लाई करते हैं दैट इज टर्म्ड एज इरिगेशन। और ये हम क्यों करते हैं वाटर अप्लाई? ताकि क्रॉप अपनी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। हर एक क्रॉप की अपनी अपनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। जनरली प्लांट्स जो होते हैं वाटर हम अप्लाई करते हैं इरिगेशन की फॉर्म में, तो क्रॉप उसको अपने ईटी लॉसेस को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं। ईटी लॉसेस का मतलब होता है कि इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन नीड्स। तो ये प्लांट्स की कुछ नीड होती है जिसमें वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इरिगेशन के थ्रू वाटर अप्लाई करते हैं। न्यूट्रिएंट्स मे आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स थ्रू इरिगेशन। अब कुछ इरिगेशन मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली हम प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं दैट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइज़र। उसको हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं फर्टिलाइज़र। और वही फर्टिलाइज़र जब हम इरिगेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं दैट इज टर्म्ड एज फर्टिगेशन, यानी फर्टिलाइजर्स अलॉन्ग विद इरिगेशन दैट इज टर्म्ड एज फर्टिगेशन। एक बहुत ही कॉमन मेथड है इरिगेशन का ड्रिप इरिगेशन, आपने सुना होगा। ड्रिप इरिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम फर्टिगेशन कर सकते हैं, यानी ड्रिप इरिगेशन में हम जब वाटर अप्लाई करते हैं उसमें हम फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देंगे। मेक श्योर जो हम फर्टिलाइजर्स मिक्स कर रहे हैं वो वाटर सॉल्युबल हो, यानी ऐसे फर्टिलाइज़र जो वाटर सॉल्युबल है हम उनको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं फर्टिलाइज़र में, जस्ट लाइक यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स हैं जो हम फर्टिगेशन में यूज़ करते हैं। इरिगेशन ऑफर्स मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड अदर रिलेटेड फंक्शंस। तो प्लांट्स में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया, जर्मिनेशन। अगर सॉइल में प्रॉपर मॉइस्चर होगा तभी सीड्स क्या होते हैं जर्मिनेट करते हैं, उनमें से प्ल्यूमर रेडिकल का डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा जितने भी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट प्लांट्स में होते हैं उस सबके लिए इरिगेशन वाटर नेसेसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्रीक्वेंसी, रेट एंड अमाउंट एंड टाइम ऑफ इरिगेशन आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स एंड ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंगली टू द डिफरेंट टाइप्स एंड सीजन। तो जो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स और सीजन होते हैं उस पर, इवन जो क्रॉप का नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितने रेट में और किस टाइम पे हमें इरिगेशन वाटर अप्लाई करना होता है। लाइक समर्स में जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर। इट इज़ वेरी जनरल पॉइंट। नेक्स्ट वी डिस्कस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट फैक्ट इज़ हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया इन इंडिया। अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया कहाँ है, उस स्टेट का नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया है इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया। अगर सिंपली इरिगेटेड एरिया है, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है दैट इज़ यूपी, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर पूछा जाता है तो दैट इज़ पंजाब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी। सबसे ज़्यादा इरिगेशन एफिशिएंसी हाईएस्ट कहाँ की है दैट इज़ इज़राइल। तो इज़राइल कंट्री की इरिगेशन एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। अब ये इरिगेशन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इरिगेशन एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हमने जितना वाटर अप्लाई करा है इरिगेशन के लिए उसमें से कितना वाटर जो है जितना वॉल्यूम इरिगेशन हमने अप्लाई करा वाटर का उसमें से कितना वॉल्यूम वाटर जो है प्लांट ने यूज़ करा है, लाइक इवेपोट्रांसपिरेशन में, और जो भी प्लांट की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कितना वाटर प्लांट ने यूज़ करा है। सिंपल, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। और सबसे ज़्यादा इरिगेशन एफिशिएंसी है इज़राइल की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, तो सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया जो है चाइना में है एंड सेकेंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया। और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है यूपी में और परसेंटेज वाइज है पंजाब में। अब हम बात करते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो इंडिया में जो है डिफरेंट सोर्सेज यूज़ होते हैं इरिगेशन के लिए, लाइक वी गेट इरिगेशन फ्रॉम कैनाल, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड टैंक। अब नेक्स्ट हम इनका
परसेंटेज देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंट ऑफ इरिगेटेड जो एरिया है वो किस सोर्स से किस सोर्स से हम इरिगेशन वाटर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है कैनाल। तो 40% जो हमारा वाटर है इरिगेटेड एरिया का वो कैनाल से पूरा होता है रिक्वायरमेंट। सेकेंड नंबर पे आते हैं वेल्स, जो कुएँ होते हैं उनसे 30% फुलफिल होती है रिक्वायरमेंट, और ट्यूब वेल्स के थ्रू 22% जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। लास्ट में आता है हमारा टैंक। जो टैंक होता है उसमें सिर्फ 8% वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है हमारी। इसके अलावा जो वेल्स होते हैं यानी कुएँ जो होते हैं, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स कंबाइंड, इनको अगर हम कंबाइंड करेंगे दे विल फॉर्म ग्राउंड वाटर वेल बेस्ड। जो ग्राउंड वाटर होता है, जो वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल होते हैं, यहाँ पे जो वाटर होते हैं वो ग्राउंड वाटर होते हैं, ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है कैनाल्स और वेल्स ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कैनाल्स का यूज़ होता है 40%, दैन आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे आते हैं वेल्स यानी 30%। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब इंडिया में क्या होता है कि इरिगेशन के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। ये जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया में चलाए जाते हैं ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं: मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। इन इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें एरिया ज़्यादा होता है। इसमें जो कमांड एरिया होता है दैट इज़ मोर देन 10,000 हेक्टेयर। कमांड एरिया क्या होता है? कमांड एरिया सिंपली मीन्स द वाटर स्टोरेज एरिया, यानी जहाँ पे वाटर स्टोर्ड होता है फॉर इट्स यूज़। एक ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज कमांड एरिया। यानी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनका कमांड एरिया बड़ा होता है और यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, यू कैन सी इसकी जो कॉस्ट है मोर देन 5 करोड़, इतना पैसा इसमें लग जाता है। दैट इज़ वाई को हम मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसके बाद आता है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो कमांड एरिया है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, दैट इज़ 2,000 to 10,000 हेक्टेयर, और इसमें जो कॉस्ट लगती है दैट इज़ 25 लाख to 5 करोड़ के बीच में आती है। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनका कमांड एरिया और भी कम हो जाता है, दैट इज़ लेस देन 2,000 हेक्टेयर, और कॉस्ट जो लगती है दैट इज़ लेस देन 25 लाख। तो यहाँ पे कमांड एरिया कितना है, और ऑब्वियसली बात है कमांड एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, उसी हिसाब से इसका नाम बन जाएगा मेजर। इसके अलावा मीडियम और कम होगा तो कमांड एरिया कम है तो कॉस्ट भी कम लगेगी, दैट इज माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो अभी हमने इरिगेशन क्या होता है वो डिस्कस करा, डिफरेंट सोर्सेज क्या है इरिगेशन के इंडिया में वो डिस्कस कर लिए हैं, इरिगेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं वो डिस्कस करें। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो टोटल 5 मेथड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड आता है हमारा सरफेस इरिगेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये फर्दर क्लासीफाइड है, आप देख सकते हैं इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है। इसमें फर्दर जो आते हैं इंपॉर्टेंट वो आते हैं फ्लड इरिगेशन, चैक बेसिन, रिंग बेसिन, ब्रॉडर स्ट्रिप मेथड, फरो मेथड, कोरुगेशन मेथड। ये जो फरो और कोरुगेशन है ये थोड़े से सिमिलर मेथड हैं, इनको हम फरोई में कंसिडर कर सकते हैं। तो कोरुगेशन भी एक तरह का फरो ही होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है सर्च इरिगेशन मेथड, कैप इरिगेशन मेथड। ये सारे मेथड जो होते हैं ये सरफेस इरिगेशन के अंदर आते हैं। सेकेंड कैटेगरी है हमारी सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है, नाम से क्लियर है, सब सरफेस या फिर सब सॉइल इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं इसको। यानी इसमें हम सॉइल के अंदर कुछ पाइपलाइंस इंसर्ट करते हैं जिनसे इरिगेशन हो सकता है। वो हमें सॉइल के ऊपर तो नहीं दिखाई देती हैं बट सॉइल के अंदर हम उनको इंसर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज़ वाई इट इज टर्म्ड एज सब सरफेस या फिर सब सॉइल इरिगेशन। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड है स्प्रिंकल इरिगेशन। ये नई टेक्नोलॉजी आई है। फिर ड्रिप इरिगेशन एक और नई टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे इरिगेशन में टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया तो इरिगेशन मेथड्स चेंज हो गए, स्प्रिंकल आया, ड्रिप आया। फिर जो लास्ट है टाइफून सिस्टम,
ये कुछ इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको भी हम पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल में। और इन सब के अलावा एक सिक्स्थ मेथड और होता है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, टाइफून से ही थोड़ा सा सिमिलर है, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी डिस्कस ऑल दीज मेथड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो सबसे पहले डिस्कस करना है हमको सरफेस इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन मेथड एक होता है सब सरफेस। तो अभी हम सरफेस का पढ़ते हैं, यानी जिसमें हम सरफेस में ही वाटर अप्लाई करते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है ये इंडिया में जो यूज़ होता है, सरफेस मेथड यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी जो होती है बहुत कम है, 50 to 60%, इट इज़ वेरी लो। ये बहुत ही कम इरिगेशन एफिशिएंसी होती है। इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होता है ये भी हमने डिस्कस करा था। इरिगेशन एफिशिएंसी का मतलब है कि हम जो वाटर अप्लाई कर रहे हैं प्लांट्स, उसका कितना वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी में, लाइक इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ इरिगेशन एफिशिएंसी, जो कि सबसे ज़्यादा इजराइल में होती है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर मेथड की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम होती है, दैट इज़ 50 to 60%। सरफेस इरिगेशन मेथड है ये जनरली हर एक सॉइल में सुटेबल होता है, चाहे वो लाइट सॉइल हो यानी जैसे सैंडी सॉइल हो गई, इसके अलावा हैवी सॉइल जैसे क्ले सॉइल जो बहुत ही हैवी टेक्सचर की सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल, इस तरह की सॉइल के लिए सरफेस इरिगेशन मेथड सुटेबल होता है। इसके अलावा जो लैंड होना चाहिए वो लेवल्ड होना चाहिए, क्योंकि हम सरफेस पे अप्लाई करेंगे इरिगेशन, तो लैंड जो होता है चाहिए वो लेवल्ड होना चाहिए। जनरली ये मेथड जो होता है लेवल्ड लैंड, जहाँ पे टोपोग्राफी एकदम लेवल्ड होती है, स्मूथ लैंड होता है, उन एरियाज़ में हम सरफेस मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हम सरफेस मेथड की डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है फ्लडिंग। फ्लडिंग मेथड जो होता है जनरली उन क्रॉप्स में अप्लाई होता है जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जस्ट लाइक राइस, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है वाटर इज़ अप्लाई टू द क्रॉप बाय फ्लडिंग इट ऑन द सॉइल सरफेस। तो यहाँ पे हम पूरे वाटर की क्या करते हैं, सॉइल में फ्लडिंग कर देते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं पूरे फील्ड में हमने वाटर को एकदम फ्लडिंग की तरह बहा दिया। बट ये मेथड उन्हीं एरियाज़ में परफॉर्म कर सकते हैं जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी नहीं होती, जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी अबंडेंट होता है। अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पानी है आपके पास तो हम फ्लडिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम यूज़ करते हैं लो लैंड राइस या फिर जो वेट लैंड राइस होता है उन क्रॉप्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे क्रॉप्स जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसमें फ्लडिंग कर सकते हैं। बट बेसिकली क्रॉप्स की अगर बात करें तो लो लैंड राइस और वेट लैंड राइस में ये मेथड यूज़ होता है, फ्लडिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनली इंडिया में यूज़ होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्प्रेडिंग टाइम ऑफ वाटर इज़ लो टू मिनिमाइज पर्कुलेशन लॉस सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। चेक बेसिन मेथड की खास बात यह है कि पर्कुलेशन लॉस को मिनिमाइज़ करता है। पर्कुलेशन लॉस क्या होता है, पर्कुलेशन का मतलब होता है जस्ट डाउनवर्ड एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। जैसे हम मिट्टी में पानी जाते हैं तो पानी तो कहीं भी एंटर कर सकता है, यानी पानी जो है कहीं भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है, साइड बाय साइड, आगे पीछे कहीं मूव कर सकते हैं। लेकिन जो पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड पर्कुलेशन। और तो कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाती है। अगर सॉइल पूरी तरह से वाटर से सैचुरेटेड है उस टाइम पे अगर वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है दैट इज टर्म्ड एज पर्कुलेशन। तो चेक बेसिन मेथड जो होता है पर्कुलेशन लॉस को मिनिमाइज करता है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी जिनमें स्पेसिंग बहुत कम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है वीट, ग्राउंडनट, पर्मलेट, इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं जहाँ पे स्पेसिंग बहुत कम होती है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, उनमें हम चेक बेसिन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं इसमें एक मेन ड्रेनेज होता है, मेन पॉइंट होता है जहाँ से वाटर सप्लाई होता है। इसके अलावा हमारा जो फील्ड होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से एक चैनल बना देते हैं और इस तरह से हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमारा इरिगेशन वाटर आएगा इस तरह से यहाँ पे फील्ड 1, फील्ड 2, इस तरह से वो फील्ड में चला जाएगा वाटर। यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है यहाँ पे साइज़ ऑफ चेक बेसिन, साइज़ इंपॉर्टेंट होता है। साइज़ जो होते हैं वो वेरी करते हैं, वैसे 4/3 का साइज़ बना सकते हैं या फिर 6/5 का। तो हम ये जो साइज़ बनाते हैं डिपेंड करता है सॉइल के टेक्सचर में, डिपेंड करता है कि सॉइल किस टेक्सचर की है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिफरेंट साइज़ का एक चेक बेसिन रेडी करते हैं। ये मेथड यूज़ होता है जहाँ पे स्लोप थोड़ा, लैंड थोड़ा सा स्लोपी होगा, ज़्यादा नहीं, 3%।
ठीक है। जनरली चेक बेसिन मेथड एक सरफेस इरिगेशन मेथड में आता है और सरफेस इरिगेशन मेथड के लिए लैंड जो होना चाहिए लेवल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि 3% स्लोप में यूज़ कर सकते हैं। तो 3% स्लोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्लोपी नहीं है, थोड़ा लेवल्ड में ही आएगा, इतना ज़्यादा स्लोपी नहीं है। जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये लैंड बहुत ज़्यादा स्लोपी हो गया, 3% का मतलब ज़्यादा स्लोपी नहीं होगा, हल्का स्लोप होगा। ओके, बट इस मेथड की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या होती है? A limitation of this method is that it has too many ridges which occupy large area of the land। यहाँ पे हमें ridges बनानी पड़ेगी, बंड बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, क्योंकि बर्ड्स बनाना, रिजेस बनाना, इट रिक्वायर लेबर। तो यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज ये है चेक बेसिन मेथड का। नेक्स्ट थर्ड मेथड आता है रिंग बेसिन। रिंग बेसिन मेथड जो होता है इट इज सुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप्स। तो जो हमारे फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मैंगो, एप्पल, पीच, पियर, लीची एक्सेट्रा, तो जितने भी फ्रूट क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन मेथड में क्या होता है, फिगर में आप देख सकते हैं कि एक हमारा प्लांट होगा या ट्री जो भी है, फ्रूट ट्री, उसके अलॉन्ग आई मीन उसका जो बेस वाला एरिया होता है सॉइल वाला, वहाँ पे हम एक रिंग बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस रिंग में हम ही इरिगेशन अप्लाई करना है, दैट इज टर्म्ड एज रिंग इरिगेशन मेथड। तो नाम से क्लियर रिंग। तो इसका अगर ओवरव्यू देखना है आपको तो नेक्स्ट यानी फिगर जो है ये देख सकते हैं, एक मेन लाइन जा रही है जहाँ से वाटर अप्लाई होगा। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग वहीं से हमने कट्स लगा दिए हैं बंड्स वगैरह बना के, और ये हमारा जो ट्री है वहाँ पे हमने रिंग बनाई है। तो इस तरह से रिंग में वाटर जो है सप्लाई हो जाता है, दैट इज टर्म्ड एज रिंग बेसिन मेथड। एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो आप जितने भी फ्रूट क्रॉप्स हैं उनके एग्जाम्पल्स यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ मेथड, दैट इज ब्रॉडर स्ट्रिप मेथड। ब्रॉडर स्ट्रिप मेथड के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारा जो फील्ड होता है उसमें हम बर्न्स, रिजेस वगैरह बनाते हैं। तो फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। यहाँ पे हमें बहुत सारी स्ट्रिप्स बनानी होती है, तभी इसका नाम है ब्रॉडर स्ट्रिप मेथड। यहाँ पे स्ट्रिप्स बना देंगे जिनको हम सेपरेट करेंगे रिजेस के थ्रू। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि हमने बनाई है स्ट्रिप्स। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप्स वेरीज फ्रॉम 30 to 300 मीटर। इतनी लंबाई उनकी होनी चाहिए, और विड्थ जो होनी चाहिए दैट इज 3 to 15 मीटर। ठीक है, ये वेरी कर सकते हैं, हमारी सॉइल का नेचर कैसा है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ और विड्थ को वेरी कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइज होता है दैट इज़ 30 to 50 मीटर लेंथ और 3 to 5 मीटर विड्थ, ये जो है मोस्टली प्रेफर की जाती है। ये मेथड भी जनरली यूज़ होता है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी वो क्रॉप्स जिनकी स्पेसिंग बहुत कम होती है, उन क्रॉप्स के लिए ये मेथड यूज़ होता है। इसके अलावा जो पैस्चर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। सॉइल की अगर बात करें तो हैवी टेक्सचर सॉइल में ये मेथड यूज़ होता है, जस्ट लाइक क्ले सॉइल, बट नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में ये मेथड यूज़ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से MCQs टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ब्रॉडर स्ट्रिप मेथड किस सॉइल में सुटेबल नहीं है, दैट इज सैंडी सॉइल। इसका रीज़न क्या होता है कि सैंडी सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्ले सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। ये इसका रीज़न है कि इसलिए ये मेथड जो है सैंडी सॉइल में यूज़ नहीं होता, क्योंकि सैंडी सॉइल में ज़्यादा पानी आ जाएगा तो पर्कुलेशन लॉस हो सकता है, ठीक है, ड्रेनेज प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज़ वाई ये हैवी टेक्सचर जैसी सॉइल जैसे क्ले सॉइल होती है वहाँ पे यूज़ होता है। लैंड का जो स्लोप है वो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 0.05 से 2% का ही स्लोप है, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं लैंड जो एकदम लेवल्ड ही है, स्लोप ही ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा फरो मेथड और कोरुगेशन मेथड। ये थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं क्योंकि कोरुगेशन का मतलब भी फरो से ही रिलेटेड है। पहले हम देखते हैं फरो मेथड। तो फरो मेथड में हम फरो की जो लेंथ होती है दैट इज 30 to 300 मीटर, जैसे हमने ब्रॉडर स्ट्रिप में देखा था, वैसी फिगर में आप देख सकते हैं इस तरह की लेंथ का हमें फरो बनाना होता है। दिस मेथड इज यूज टू इरिगेट रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स एंड इट इज़ यूज टू suitable to soils in which infiltration rate is between 0.5 to 2.5 centimeter per hour। यानी इन्फिल्ट्रेशन रेट कैसा है, कम है। तो कम इन्फिल्ट्रेशन रेट किसका होता है, क्ले सॉइल का।
सैंडी सॉइल का जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो ज़्यादा होता है और क्ले सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। यानी ये मेथड जो है फरो मेथड, ये भी क्ले सॉइल के लिए सुटेबल होता है। इसके अलावा जो क्रॉप्स की बात करें तो ये हमारे जो रो क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स, उनमें ये फरो मेथड यूज़ होता है। द लेंथ ऑफ द फरो अभी हमने डिस्कस करा 30 से 300 की होती है, तो जनरली 30 मीटर जो है लेंथ प्रेफर की जाती है फॉर सैंडी सॉइल एटलीस्ट लेस स्लोप, यानी अगर स्लोप कम है, ठीक है, तो हम ये यूज़ करते हैं 30 मीटर की। और 300 मीटर फॉर हैवी सॉइल्स एट ग्रेटर स्लोप, ये जो लेंथ होती है 300 मीटर की, ये हम यूज़ करते हैं हैवी सॉइल्स जिनका स्लोप बहुत ज़्यादा ग्रेट होता है, यानी ज़्यादा स्लोपी लैंड अगर होगा तो हम 300 मीटर का रिजेस बनाएंगे। तो रिजेस की जो लेंथ होती है फरो मेथड में ये होती है 30 to 300 मीटर। फरो इरिगेशन is suitable for most of the type of soil except sandy that have very high infiltration rate। तो वैसे अगर सैंडी सॉइल में अगर हम बनाएंगे तो जो हमारा फरो को 30 मीटर लॉन्ग होगा, बट यूजुअली ये जो फरो मेथड है ये भी हमारा जो है सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट सैंडी सॉइल। ओके, सैंडी सॉइल में ये मेथड एक्सेप्टेबल नहीं होता ज़्यादातर। इसके अलावा कौन कौन से क्रॉप्स में हम फरो मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो एक हमारे जो रो क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो रूट क्रॉप्स होते हैं हमारे, वहाँ पे ट्यूबर क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे टैपियोका वगैरह हो गया, मेज़, पोटैटो, सॉर्गम, इन क्रॉप्स में हम फरो मेथड यूज़ कर सकते हैं। कोरुगेशन क्या होता है? कोरुगेशन भी एक तरह का फरो ही होता है। इट इज़ स्मॉल एंड शैलो फरोज, जो बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत नैरो शैलो फरोज होते हैं उनको बोलते हैं कोरुगेशन। एंड दिस कोरुगेशन मेथड, ये जो इरिगेशन का मेथड होता है कोरुगेशन का, इट इज़ मोस्टली सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स हैं लाइक वीट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी क्रॉप्स होते हैं जैसे राइस हो गया, पर्मलेट, इन सारे क्रॉप्स में अभी हम कोरुगेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है फरो मेथड में जो फरो की लेंथ है वो 30 से 300 मीटर की होती है, और कोरुगेशन के जो फरोज होते हैं वो छोटे होते हैं और नैरो और एकदम शैलो होते हैं, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फरो मेथड एंड कोरुगेशन मेथड। नेक्स्ट इज सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन क्या होता है? इस सर्ज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्ज इरिगेशन? द टर्म सर्ज इरिगेशन इज द इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड सरफेस अंडर ग्रेविटी फ्लो which results in a series of on and off mode of constant और variable time span। यानी जो सर्ज मेथड होता है एक तरह का ऑटोमेटिक मेथड समझ सकते हैं। सर्ज मेथड में हम सरफेस में जो भी वाटर अप्लाई करते हैं वो ग्रेविटी के फ्लो की वजह से मूव करता है सरफेस में, यानी ग्रेविटी की वजह से जो वाटर है वो एकदम कैसे जाएगा, ग्रेविटी क्या करती है अपनी तरफ नीचे खींचती है, तो इसमें भी जो हम वाटर अप्लाई करते हैं वो ग्रेविटी फ्लो होता है, यानी नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगा। और इसमें एक ऑन ऑफ सीरीज़ होती है, यानी जैसे ही हमारा फील्ड में वाटर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा वो, उस टाइम उसके बाद जो हमारा ऑफ मोड आ जाएगा, और जैसे इरिगेशन हमें स्टार्ट करें तो ऑन मोड में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा सर्ज में क्या होता है, इस तरह से हम एक बड़ी सी पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट करते हैं और हम एक कंट्रोल सिस्टम होता है जहाँ पे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इट रिजल्ट्स इन मिनिमाइज डीप पर्कुलेशन एंड रन ऑफ लॉस। इससे हमारा जो पर्कुलेशन और रन ऑफ लॉस होता है वो कम हो जाएगा, हार्डली 20%, थोड़ा सा कम हो जाएगा, हार्डली एक्सेस 20%। तो ये होता है सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन। कैपलिगेशन क्या होता है? कैपलिगेशन तो जो होता है फुली ऑटोमेटिक सिस्टम होता है सरफेस इरिगेशन का। इसमें हमारे पास एक कंट्रोलर होता है जहाँ से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक पूरा पाइप लगाते हैं हम, गेटेड पाइप होता है, उसमें प्लग्स लगे होते हैं, तो ये पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो इंडिया में तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखा नहीं गया है ये मेथड। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पे ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो दिस इज़ द कैपलिगेशन मेथड। तो ये अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े ये जो है हमारे सरफेस इरिगेशन मेथड के अंदर कवर होते हैं। अब सरफेस इरिगेशन का मेथड का क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि वाटर एप्लीकेशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, क्योंकि सरफेस इरिगेशन मेथड हम उन एरियाज़ में अप्लाई करते हैं जहाँ पे लैंड एकदम लेवल्ड होता है, स्लोप बहुत कम होता है,
तो वाटर एप्लीकेशन तो यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो हम अपने सरफेस इरिगेशन के लिए हमें लेबर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेबर रिक्वायरमेंट्स मोर फॉर फील्ड लेआउट एंड इरिगेशन। फील्ड का प्रॉपर लेआउट करना होता है। लेआउट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने रिंग मेथड पढ़ा, रिंग मेथड ऑफ इरिगेशन में हमें रिंग्स बनानी पड़ेंगी, इस तरह से प्लांट के अराउंड हमें रिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है। या चेक बेसिन मेथड है तो हमें बर्न्स बनानी है। फरो मेथड में फरो बनानी है। तो ये सारा काम जो होता है लेआउट का, ये कौन करेगा, लेबर करेगा। इरिगेशन ऑन करना है, इरिगेशन बंद करना है, ये इसके लिए लेबर होता है। तो यहाँ पे लेबर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है वेस्टेज इफ़ लैंड इज़ मोर अंडर चैनल एंड बर्न्स। यहाँ पे वाटर का वेस्टेज भी होता है, या फिर वी कैन से जो हमारा लैंड है वो वेस्ट होता है, क्योंकि हम चैनल्स बनाते हैं, बर्न्स बनाते हैं। आधा तो हमारा जो सॉइल होती है उसको बनाने में चली जाती है। उसके बाद जब हम इरिगेशन करते हैं थोड़ा वाटर जो है वो सीपेज के थ्रू चैनल्स में, बर्न्स में भी मूव कर जाता है। तो एक तरह से लैंड और वाटर का थोड़ा सा वेस्टेज यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद इंटरकल्चर ऑपरेशंस जो होते हैं, या फिर इंटरकल्चर और कल्टीवेशन इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रिक्शन बाय बर्न्स। बर्न्स की वजह से हम यहाँ पे इंटरकल्चर ऑपरेशंस जो होते हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये 3 मेजर डिसएडवांटेज होती हैं सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन की। इसीलिए इन सारी डिसएडवांटेजेस को या लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आता है नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ सब सरफेस इरिगेशन मेथड, या फिर इसको हम सब सॉइल इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में हम फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉइल में होल हो रखे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ईजिली कैन सी ये होल हो रखे हैं। ये होल्स नहीं है, एक्चुअली कई पाइप्स होते हैं। पाइपलाइंस हम जो है हम सॉइल के अंदर ही बना देते हैं। सॉइल को थोड़ा सा प्लांटिंग से पहले हम सॉइल को अच्छे से उसके अंदर पाइपलाइन इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर सॉइल को पूरा अच्छे से कवर कर देंगे पाइपलाइंस के ऊपर। उसके बाद हम उसमें क्रॉप की सोइंग करते हैं, और यहाँ पे हम पाइपलाइंस के थ्रू उसमें वाटर का जो इरिगेशन वाटर है वो अप्लाई करते हैं। दैट इज़ सब सरफेस, यानी सरफेस के अंदर हो रहा है पानी का सप्लाई, तो इसके लिए इसका नाम पड़ा है सब सरफेस। पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। वाटर इज अप्लाइड इनटू अ सीरीज ऑफ फील्ड ब्रिजेस थ्रू अंडरग्राउंड पाइप लाइन्स। यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप लाइन्स होती हैं, जनरली फॉलोड इन वेस्टर्न कंट्रीज़। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेथड फॉलो होता है। इंडिया में इसके लिए एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी वी कैन से दैट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। इंडिया में कुछ ही एरियाज़ हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये परफॉर्म होता है, जैसे लाइक केरला में कोकोनट के लिए परफॉर्म किया जाता है ये मेथड। इसके अलावा गुजरात और कश्मीर में क्या होता है कि गुजरात कश्मीर में भी ये मेथड फॉलो होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। तो गुजरात कश्मीर में वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, और केरला में कोकोनट को प्रोड्यूस करने में सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन यूज़ होता है। तो ये इसमें ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना ही होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिगर देख सकते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन का। इसमें क्या होता है स्प्रिंकल इरिगेशन में, स्प्रिंकल इरिगेशन इज द मेथड ऑफ एप्लीकेशन या फिर अप्लाइंग इरिगेशन वाटर विच इज़ सिमिलर टू द नेचुरल रेनफॉल। यहाँ पे जो हम वाटर अप्लाई करते हैं वो नेचुरल रेनफॉल की तरह दिखाई देता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये स्टैंड है स्प्रिंकल इरिगेशन का, जहाँ पे नोजल्स, पंप सब कुछ अटैच होता है। तो यहाँ पे नोजल से क्या होता है, नोजल से वाटर बाहर जाता है प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे ऐसा अपेयर होता है जैसे कि बारिश होती है, रेनफॉल लाइक, इस तरह से अपेयर होता है, दैट इज स्प्रिंकल इरिगेशन। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स यूजली बाय पंपिंग। यहाँ पे हम एक पंप यूज़ करते हैं, पंप से पाइप को कनेक्ट कर देते हैं ताकि वाटर एक प्रेशर के साथ फ्लो हो। इट इज़ देन स्प्रे इनटू द एयर थ्रू स्प्रिंकलर्स, सो इट ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स टू द ग्राउंड। यहाँ पे नोजल अटैच्ड होती है, स्प्रिंकलर जो होता है यू कैन से नोजल भी बोलते हैं स्प्रिंकलर, जहाँ से वाटर बाहर जाता है जस्ट लाइक अ रेनफॉल ड्रॉप्स। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज सूटेड फॉर मोस्ट ऑफ द रो, फील्ड एंड ट्री क्रॉप्स। तो जितने भी हमारे फील्ड क्रॉप्स या ट्री क्रॉप्स होते हैं उनके लिए मेथड सूटेबल होता है। दैन हाउएवर लार्ज स्प्रिंकलर्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर इरिगेशन। अगर बड़े बड़े इरिगेशन स्प्रिंकलर्स का हम यूज़ करेंगे तो ये जो मेथड है वो तरह सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, जस्ट लाइक लेट्यूज़। तो लेट्यूज़ एक वेजिटेबल क्रॉप है, लीफी वेजिटेबल क्रॉप है।
इसमें अगर हमने बड़े नोजल्स का या बड़े स्प्रिंकलर का यूज़ करा तो वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, वो उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है, क्रॉप डैमेज हो सकती है। तो मेक श्योर कि आपको जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो प्रॉपर साइज़ के होने चाहिए ताकि हमारे क्रॉप्स को डैमेज ना हो। स्प्रिंकलर्स आर बेस्ट suited to sandy soils with high infiltration rate, although they are adaptable to most of the soils. Sprinklers are not suitable for soil which are form crust, यानी सैंडी सॉइल में अभी तक हमने पढ़ा था कि सैंडी सॉइल में सरफेस मेथड यूज़ नहीं हो रहे थे, लेकिन जो स्प्रिंकलर मेथड है ये सैंडी सॉइल में बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है बिकॉज इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत हाई होता है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि स्प्रिंकलर मेथड में हम जो वाटर अप्लाई करते हैं रेनफॉल की फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, और वो सैंडी सॉइल्स क्या करती हैं, उनमें मैक्रो पोर्स होते हैं। मैक्रो पोर्स यानी बड़े साइज़ के पोर्स होते हैं जो जल्दी फिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, दैट इज़ वाई स्प्रिंकलर मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा ऐसी सॉइल जिनमें क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करते। द एवरेज एप्लीकेशन रेट फ्रॉम द स्प्रिंकलर, यानी इसका जो स्प्रिंकलर का जो वाटर एप्लीकेशन का रेट होता है दैट इज़ इन mm/hour, इज़ ऑलवेज चूजन टू बी लेस, वो हमेशा लेस होना चाहिए दैन द बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल सो दैट द सरफेस पॉन्डिंग एंड रन ऑफ कैन बी अवॉइडेड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर सरफेस रन ऑफ हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्प्रिंकलर्स होते हैं उनका एवरेज एप्लीकेशन रेट जो होता है वो कम होना चाहिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आर सम important points regarding sprinkle irrigation. तो you can say these are the advantages of sprinkle irrigation. Sprinkle irrigation की क्या advantages हैं? First is save water from 25 to 50% for different crop as compared to surface method of irrigation. तो हमने अभी मेथड डिस्कस करा था सबसे पहले सरफेस मेथड ऑफ इरीगेशन, जिसमें हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये जो स्प्रिंकल मेथड है इसमें हमारा 25 से 50% वाटर जो है सेव होता है। इट्स वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे हमने बहुत सारा वाटर को सेव करा है। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज रेट इज़ मोर देन 1000 लीटर्स पर आवर। यहाँ का डिस्चार्ज रेट जो है स्प्रिंकल्स का, क्योंकि स्प्रिंकल से जो वाटर फ्लो होता है डिस्चार्ज होता है उसका डिस्चार्ज रेट जो होता है वो 1000 लीटर पर आवर से भी ज़्यादा होता है। इरिगेशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, दैट इज़ 80 to 85%। सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन में जो इरिगेशन एफिशिएंसी थी अप टू 50% तक थी, वो बहुत कम थी, ठीक है। लेकिन जो स्प्रिंकल मेथड इरिगेशन है, स्प्रिंकल मेथड की जो इरिगेशन एफिशिएंसी है दैट इज़ 80 to 85%। अभी आगे हम और मेथड डिस्कस करेंगे, ड्रिप मेथड डिस्कस करेंगे। ड्रिप मेथड की इरिगेशन एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम स्प्रिंकल मेथड पढ़ रहे हैं तो स्प्रिंकल मेथड की होती है 80 to 85%। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर प्रेशर। स्प्रिंकल से जो वाटर फ्लो होता है उसके ऊपर जो स्प्रिंकलर प्रेशर लगाता है वो प्रेशर होता है 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है, अब देखो स्प्रिंकल मेथड में हम इरिगेशन वाटर जो यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सरफेस मेथड, सरफेस मेथड में ज़्यादा पानी यूज़ होता है और स्प्रिंकल मेथड में 25 से 50% वाटर हम सेव कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इरिगेटेड एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्प्रिंकल मेथड के थ्रू क्या होता है, इट इंक्रीज 40% इरिगेटेड एरिया विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज कम्पेयर विद सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। यानी जब हम सेम अमाउंट का वाटर यूज़ करते हैं दोनों मेथड में तो स्प्रिंकल मेथड बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ होता है वाटर, ठीक है। स्प्रिंकल मेथड के थ्रू जो भी हम वाटर अप्लाई करते हैं बहुत ही इफिशिएंटली यूज़ होता है। इसके अलावा जो हमारा इरिगेटेड लैंड है या एरिया है वो 40% इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट 40 to 60% सेविंग इन लेबर एज कम्पेयर टू सरफेस। तो यहाँ पे हमारा 40 to 60% लेबर भी सेव हो रहे हैं। अब लेबर सेव कैसे हो रहे हैं, बिकॉज जो सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बर्न्स बनाते हैं, रिजेस बना रहे थे, फर्रो बना रहे थे। तो इसके लिए हम बहुत सारी ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट स्प्रिंकल मेथड में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा स्टार्टिंग में हमको स्किल्ड लेबर्स चाहिए होते हैं, बट ऐसे लेबर्स नहीं चाहिए कि पूरा बर्न बनाए। इतना ज़्यादा लेबोरियस वर्क यहाँ पे नहीं होता। तो 40 to 60% लेबर रिक्वायरमेंट जो होती है यहाँ पे कम होती जाती है, सेव करते हैं हम लेबर रिक्वायरमेंट को।
And the last point is it can use to protect crop against frost and high temperature. तो frost और high temperature को भी ये protect करने के लिए यूज़ हो सकता है. जनरली जो स्प्रिंकल मेथड इरिगेशन से ओपन कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं. इवन अगर हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस वाली कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं क्रॉप को, आई मीन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं ग्रीन हाउस में, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. इसका यूज़ करने से क्या होता है कि जो भी फ्रॉस्ट या हाई टेम्परेचर होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक रेगुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन. नेक्स्ट इज़ द ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन. ये जो ड्रिप मेथड इरिगेशन का होता है इसको ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई, क्योंकि इसमें जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके निकलता है, और जो भी वाटर रिलीज़ होता है वो पूरा का पूरा जो प्लांट या क्रॉप का रूट जोन होता है वहाँ पे पहुँच जाता है. तो ये होता है ड्रिप या फिर ट्रिकल इरिगेशन. ये मेथड इंट्रोड्यूस्ड हुआ है इज़राइल से. इज़राइल में हमने पढ़ा था कि इज़राइल की वाटर की जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इज़राइल में. तो इरिगेशन एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इज़राइल में है, और इज़राइल से ही ड्रिप इरिगेशन मेथड डेवलप हुआ है. और अभी तक जो हम इरिगेशन एफिशिएंसी वर्ड पढ़ रहे थे, ये टर्म जो हम पढ़ते इरिगेशन एफिशिएंसी किसकी कितनी % है, तो ड्रिप इरिगेशन की इरिगेशन एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट है. इट इज़ अबाउट 90 to 95% या फिर मोर देन दैट. तो अराउंड 95% इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है. तो पहले हम देखते हैं ड्रिप इरिगेशन में होता क्या है. इट इज़ डिफाइंड एज प्रिसाइज यानी एकदम एग्जैक्ट अमाउंट. हम इसमें थोड़ा सा प्रिसाइजली वाटर को यूज़ करते हैं, बट slow application of water as discrete drops or continuous drops through mechanical devices. यहाँ पे हम एक मैकेनिकल डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इमीटर. इमीटर के थ्रू जो वाटर है वो बूंद बूंद यानी ड्रॉप वाइज निकलता है, ठीक है, लोकेटेड एट सिलेक्टेड पॉइंट अलॉन्ग विद द वाटर डिलीवरिंग लाइन. तो ये वाटर डिलीवरिंग लाइन होती हैं. इस वाटर डिलीवरिंग लाइन में इमीटर्स लगे होते हैं जहाँ से वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है, और वो वाटर जो है बिल्कुल एकदम जो क्रॉप होता है उसके क्लोज रखते हैं, ताकि जो भी वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहा है वो डायरेक्ट क्रॉप को चला जाए. वाटर एप्लीकेशन इज ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है. विद ड्रिप इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन आर मोर फ्रीक्वेंट, यूजुअली एवरी 1 to 3 days दैन विद अदर मेथड्स. तो ये जो मेथड है इसमें वाटर बहुत ही धीरे निकलता है, बहुत ही कम स्पीड के साथ निकलता है. तो इसमें हमें इरिगेशन जो अप्लाई करते हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, यानी समय समय में इरिगेशन लगाने पड़ते हैं. 1 to 3 days के अंदर हम इरिगेशन फिर से लगाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही कम वाटर निकलता है और प्रति प्रिसाइज तरीके से वाटर हम इसमें यूज़ करते हैं. दिस प्रोवाइड वेरी फेवरेबल हाई मॉइस्चर लेवल एंड द सॉइल विद प्लांट्स कैन फ्लरिश. वाटर यूज इकोनॉमिकली, हम इसमें इकोनॉमिकली वाटर को यूज़ करते हैं, सिंस लॉसेस ड्यू टू दी पर्कुलेशन एंड सरफेस इवेपोरेशन आर रिड्यूस टू मिनिमम. अब जो भी हम सॉइल में वाटर डालते हैं उसमें पर्कुलेशन लॉस होता है, ठीक है, इवेपोरेशन होता है, सरफेस सॉइल सरफेस के थ्रू इवेपोरेशन से भी वाटर लॉस होता है. तो ये जो सारे लॉसेस होते हैं ड्रिप इरिगेशन की वजह से कम हो जाते हैं, यानी पर्कुलेशन लॉस कम हो जाएगा, और जो सरफेस से जो सॉइल सरफेस से जो इवेपोरेटिव लॉस होता है वाटर का वो भी मिनिमम होगा. द बेस्ट मेथड फॉर वाटर स्कैरसिटी एरियाज. अब ये मेथड उन एरियाज़ के लिए होता है जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी होती है. अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इज़राइल से. तो इज़राइल के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता है कि इज़राइल कैसी कंट्री, इज़राइल जो एकदम ऐसी कंट्री जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी बहुत देखी जाती है, यानी इज़राइल में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. तो ऐसे एरियाज़ में ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है. तो जैसे एरिया वाटर स्कैरसिटी वाला एरिया होगा, यानी जैसे इज़राइल हो गया, उन एरियाज़ में ये मेथड बेस्ट होता है. इसके अलावा टोपोग्राफी इज़ अंडुलेटेड और स्टीप. अगर हमारा लैंड एकदम लेवल्ड नहीं है, सरफेस एकदम लेवल्ड नहीं है, अगर हमारा टोपोग्राफी या लैंड थोड़ा स्लोपी है या अंडुलेटेड है, अंडुलेटेड यानी थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, तो हम ये मेथड ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन. सॉइल डेप्थ इज़ रिस्ट्रिक्टेड, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे सॉइल डेप्थ जो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है वहाँ पे भी हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं. लेबर एक्सपेंसिव अगर होता है तो हम यूज़ कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है.
या फिर ऐसे क्रॉप जो कि हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं उनमें भी हम ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिप मेथड यूज़ करने से जो वाटर है वो डायरेक्ट रूट जोन में अप्लाई होता है और बहुत ही प्रिसाइज मैनर में वाटर यूज़ होता है उसमें। नाउ डिस्कस द एडवांटेजेस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कितना पानी हमने सेव करा है एज़ कम्पेयर टू सरफेस मेथड। तो हम कोई भी जो मेथड पढ़ा था, स्प्रिंकल मेथड पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने कंपेयर करा था सरफेस मेथड से। अब ड्रिप इरिगेशन में भी हम जो वाटर सेव करेंगे उसको भी हम कंपेयर करेंगे सरफेस मेथड में, क्योंकि सरफेस मेथड में तो बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं और ड्रिप मेथड में हम 50 to 70% वाटर सेव करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्रिप इरिगेशन में हमने 50 to 70% वाटर सेव करा है। इरिगेशन एफिशिएंसी हम डिस्कस कर रहे थे, स्प्रिंकल की डिस्कस करी थी जो कि 85% थी अप्रॉक्स, और ड्रिप इरिगेशन की है 90 to 95%। सबसे हाईएस्ट वाटर इरिगेशन एफिशिएंसी होती है ड्रिप की। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस भी आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रिप इरिगेशन की इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी होती है, या फिर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको ऑप्शंस दिए होंगे डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स के और पूछा जा सकता है कि सबसे हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी किस मेथड की है, दैट इज ड्रिप मेथड, और कितनी होती है 90 to 95%। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि हम फर्टिगेशन भी कर सकते हैं, दैट इज फर्टिलाइजर्स और अदर केमिकल अमेंडमेंट्स कैन बी इफिशिएंटली अप्लाइड टू द इंडिविजुअल और सेपरेट प्लांट्स। इसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन, यानी फर्टिलाइजर्स को जो हम इरिगेशन के संग अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड फर्टिगेशन। और अभी तक हमने जितने मेथड पढ़े थे तो फर्टिलाइजर्स को अगर हम इरिगेशन के संग अप्लाई कर सकते हैं तो ये बेस्ट तरीका होता है ड्रिप इरिगेशन की तरह। यानी ड्रिप इरिगेशन में हम एक सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं फर्टिलाइजर का, जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको हम मिक्स कर देंगे और फिर ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम फर्टिगेशन कर सकते हैं। डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर पर ड्रिपर इज जनरली 1 to 8 लीटर पर आवर। तो इसका डिस्चार्ज रेट होता है 1 to 8 लीटर पर आवर एट 1.5 to 2.5 kg पर सेंटीमीटर प्रेशर, और ड्रिपर पे जो प्रेशर लगता है वो होता है 1.5 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है डिस्चार्ज रेट और ये होता है प्रेशर। नेक्स्ट है फर्टिगेशन हर्बिगेशन इज पॉसिबल। तो फर्टिगेशन अभी हमने डिस्कस करा था, अगर हम फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं अलॉन्ग विद इरिगेशन दैट इज फर्टिगेशन, इफ़ वी अप्लाई हर्बिसाइड्स अलॉन्ग विद इरिगेशन दैट इज हर्बिगेशन। तो ये दोनों चीज़ जो है फर्टिगेशन और हर्बिगेशन ये ड्रिप इरिगेशन के संग पॉसिबल होती हैं। ये मेथड हम किन क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं, जनरली जो वाइडली स्पेस क्रॉप्स होते हैं। अभी तक हम जो यूज़ पढ़ रहे थे सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, तो सरफेस मेथड में हमने पढ़ा था जो क्लोजली स्पेस क्रॉप्स होते हैं जैसे राइस, वीट, बार्ले, पर्मलेट। लेकिन जो ड्रिप मेथड है ये हम यूज़ करते हैं वाइडली स्पेस क्रॉप जो दूर दूर लगाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्चिड ट्रीज। ऑर्चिड में हम क्या लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं। तो फ्रूट्स में क्या होती है, स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, समथिंग 6 मीटर 7 मीटर इस तरह की स्पेसिंग रखते हैं। तो ये 6 मीटर 7 मीटर बहुत ज़्यादा वाइडली स्पेस्ड हो गया, तो इन क्रॉप्स में हम ड्रिप मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस कल्टिवेशन करते हैं, यानी जो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन करते हैं, ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, जनरली ग्रीन हाउस में हम वेजिटेबल, फ्रूट्स इन सब का कल्टिवेशन करते हैं, तो वहाँ पर भी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा वाइड होती है। तो वाइड स्पेसिंग जहाँ पे भी होगी वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन यूज़ हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रिप मेथड को हम किन क्रॉप्स के संग यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लोज स्पेस क्रॉप्स का यूज़ नहीं हो सकता, वाइडली स्पेस क्रॉप्स में ही ये मेथड यूज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टाइफून सिस्टम। दिस इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट जितने स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन इंपॉर्टेंट होता है, सरफेस इरिगेशन इंपॉर्टेंट होता है। टाइफून सिस्टम भी इरिगेशन मेथड है, बट ये टाइफून सिस्टम जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये होता क्या है, ये एक तरह का इरिगेशन सिस्टम होता है जो कि हम शुगर केन में करते हैं, एक तरह का ड्रिप मेथड ही होता है ये। इट इज़ अ मॉडिफाइड ड्रिप मेथड। अभी हमने ड्रिप मेथड पढ़ा था, ये ड्रिप मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया है, दैट इज टाइफून सिस्टम। इन शुगर केन मॉडिफाइड ड्रिप, इन दिस मेथड अ पर्टिकुलर वाटर डेप्थ इज मेंटेन एट अ पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज। तो फिगर में देख सकते हैं शुगर केन की एक पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज तक हम कुछ वाटर डेप्थ तक मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन दैट इज टर्म्ड एज टाइफून सिस्टम। तो इसमें से इतना ही होता है कि शुगर केन में हम ड्रिप मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जब यूज़ करते हैं तो वो टाइफून सिस्टम कहलाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बबलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। बबलर इरिगेशन जो होता है ये भी एक तरह का इरिगेशन मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि बबलर इरिगेशन में हम बबलर्स का यूज़ करते हैं। फिगर में देख रहे हैं ये होते हैं बबलर। Bubbler irrigation is a localized, low-pressure, solid permanent installation system that used in the tree grooves. तो इसको हम trees में यूज़ करते हैं। Each tree has a round or square basin.
ये इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिन कैसे बनाते हैं। तो ट्री के अराउंड हम या तो हम राउंड बेसिन बनाएंगे या फिर स्क्वायर शेप का बेसिन भी बना सकते हैं, विच इज़ फ्लडेड विद वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन। तो जब भी यहाँ पे इरिगेशन होगा तो उस वाले बेसिन में पानी भर जाएगा। राउंड है तो राउंड वाले बेसिन में पानी भरेगा, इसके अलावा स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर शेप में पानी भर जाएगा। द वाटर इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड वेट द रूट जोन। द वाटर अप्लाइड थ्रू बबलर्स। यहाँ पे जो वाटर अप्लाई हो रहा है वो बबलर्स के थ्रू वाटर अप्लाई होता है। देयर इज अ स्मॉल इमीटर प्लेस्ड इन द बेसिन्स विच डिस्चार्ज वाटर एट फ्लो रेट 100 to 250 लीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज रेट होता है वो बहुत ज़्यादा है, 100 से 250 लीटर पर आवर का डिस्चार्ज रेट यहाँ पे होता है। ईच बेसिन कैन हैव 1 or 2 बबलर्स आर रिक्वायर्ड। तो एक बेसिन जब हम बनाएंगे, यानी एक ट्री के अराउंड जब हम बेसिन कंस्ट्रक्ट करते हैं सर्कल या स्क्वायर शेप का, वहाँ पे 2 बबलर्स को हम लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से प्लांट होगा और यहाँ पे 2 बबलर्स, एटलीस्ट 1 or 2 बबलर्स तो होने चाहिए। तो दिस इज़ द बबलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। Thank you guys for watching the video, and you can also follow us on other social media platforms like on Instagram, Telegram and in YouTube for your better learning and preparation. Thank you and all the best.